नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। अंकिता भंडारी केस जिसने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को दहला दिया था। शुरुआत से ही जो उस पूरे मामले को उठाने में जिस व्यक्ति का अहम भूमिका है वो आज हमारे साथ हैं, आशुतोष नेगी जी। सर, पूरा केस आपने पहले से हैंडल किया है। अब जो वर्तमान स्थिति है, कहाँ खड़ा देखते हैं केस को? क्या दोषियों को सज़ा मिल पा रही है इस स्थिति में, जो वर्तमान स्थिति? देखिए, जब से ये घटना हुई है, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इतना बिजी हूँ उस दिन से। ये मेरा गांव है और मैं गांव ही आज ही आ रहा हूँ। मैं गांव 18 तारीख से लेके आज लगा लीजिए आप 15-16 दिन से ऊपर हो गए हैं आज। तो सारी स्थितियाँ आपने देखी। देखिए, केस को तो इस तरह से कर दिया गया है। साक्ष्य तो मेरे हिसाब से जो बड़े साक्ष्य थे उनको तो मिटाया जा चुका है। जैसे पीएम रिपोर्ट तो विश्वास नहीं कर सकते हम। जिस तरह से गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी उसमें, जिस तरह से आपने अभी देखा होगा कि अंकिता की माँ ने भी कहा कि उसको अंतिम समय में दिखाया भी नहीं गया, जबरन अंतिम संस्कार हुआ। तो पीएम रिपोर्ट कैसी है, क्या है, अभी कुछ पता नहीं है। मैं भी अभी पूछूंगा भंडारी जी से कि क्या है उसमें। दूसरा जो है, जहाँ पे क्राइम सीन था रिजॉर्ट, वो भी तोड़ दिया। तो ये दो बड़े साक्ष्य जो हैं मिटा दिए हैं। और जो पुलिस की कहानी चल रही है वो अपराधियों के हिसाब से चल रही है। अपराधी कह रहे हैं कि हम इनको वहाँ ले गए, वहाँ पे हमने धक्का दे दिया। तो देखिए, अपराधी तो झूठ बोलेगा ना। पहले भी उन्होंने झूठ बोला। जब वो पटवारी के यहाँ गए तो उन्होंने ये बोला कि भाई वो मिसिंग है, जबकि वो उसको मार चुके थे उस समय, या उन्होंने कहीं छुपा रखा था, जो भी था मतलब। फिर अब वो कह रहे हैं कि हमने धक्का दे दिया। तो देखिए, ये धक्का देने वाली कहानी है। ये अपने को हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या में धारा 304 बी में शिफ्ट करने के लिए कहानी गढ़ी जा रही है। क्योंकि गैर इरादतन जब हत्या होती है तो उसमें फांसी की सज़ा नहीं होती है, 10 साल की सज़ा मिल जाएगी। तो वो उनको ये तो पता है कि हमें सज़ा तो मिलनी है, पर वो फांसी के फंदे से बचना चाहते हैं आप, या उम्र कैद से बचना चाहते हैं। तो ये सारी कहानी है। तो अब हमने ये तय किया है कि हाई कोर्ट हम जाएंगे। हाई कोर्ट में ये तमाम चीज़ें, जैसे रिजॉर्ट तोड़ा गया, पीएम रिपोर्ट डाउटफुल है, और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनको पुलिस रिमांड पे नहीं लिया गया, ये जुडिशियल कस्टडी में रहे। अ, पुलिस रिमांड पे लेना चाहिए था उसी दिन पूछताछ होनी चाहिए थी। आपने हफ्ता 10 दिन उनको अंदर आराम से रहने दिया। उसके बाद वो मेंटली प्रिपेयर हो गए कि क्या बोलना है हमें। तो सारी चीज़ें देखिए राज्य सरकार के खिलाफ जा रही हैं इसमें। और पूरा देश कह रहा है कि इसमें जो है, जो प्रदेश सरकार है उसका कोई ऐसा व्यक्ति है, नेता है, विधायक का बेटा है, संघ का आदमी है, कौन है क्या पता, जिसकी वजह से सारा बचाने की कोशिश हुई है। ये सीधा सीधा आरोप नहीं, ये तो देखिए पूरा देश कह रहा है। तो अब हाईकोर्ट का ही रास्ता है, और इसके लिए एक पिटिशन जल्दी फाइल करेंगे। नेगी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग तो सीधे, जो 3 लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं वो तो सीधे तौर पे आरोपी हैं, लेकिन बहुत सारे आरोपी ऐसे हैं जो अज्ञात हैं, पर्दे के पीछे हैं। जैसे पटवारी की भूमिका संदिग्ध है, पुलकित तारे के पिता की भूमिका संदिग्ध है। पूरी अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं है, जांच को प्रभावित कर रही है। देखिए, इसमें तो पूरा इनका तो एक रैकेट था, वहाँ पे सेक्स रैकेट था। वहाँ पे ये वैश्यवृत्ति करवाते थे, ठीक है। और इसी कारण जो है वहाँ पे जो वीआईपी आते थे, और वो ऐसी गोपनीय सी जगह है कि वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, और ये वहाँ पे उनको लड़कियाँ सप्लाई करते थे। ये साफ सीधी बात है। अब उसमें वहाँ पे कौन कौन लोग नेता आते रहे होंगे, तो उसमें कोई भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें तो ये लगता है कि इसमें विनोद आर्य की जो भूमिका है, वो जब थाने में आए लक्ष्मण झूला में, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो हम तो बिल्कुल पाक साफ हैं, हम अच्छे लोग हैं, ये है वो है, तो बाद में खुलासा हो गया। अब आज की डेट में बीजेपी से त्यागपत्र देने से कुछ नहीं होता। वो भी एक तरह से साक्ष्यों को मिटाने में, धोखा देने में, केस को छुपाने में उनकी भूमिका है, तो उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पटवारी वैभव प्रताप की भूमिका है, छुट्टी पे भाग गया था वो, क्यों छुट्टी पे भागा? अभी तक मुझे तो हैरानी ये है कि इतने सारे लोग इसमें हैं, इनके कॉल रिकॉर्ड नहीं निकाले गए। हफ्ता 10 दिन के, 18 तारीख के आसपास, एक हफ्ते के कॉल रिकॉर्ड निकाल लेते तो सबका पता चल जाता कि ये कौन लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। जिसमें विनोद आर्य है, पुलकित है, उसका भाई अंकित है, रेणु बिष्ट की इसमें क्या भूमिका है, क्यों रात को जेसीबी से तोड़ने के लिए आई रिजॉर्ट को, ऐसी क्या आफत उन्हें आ गई थी। जबकि उस इलाके में और सैकड़ों उसी कमरे रिजॉर्ट। को तोड़ा, अंकिता के कमरे को तोड़ा, जबकि वहाँ फॉरेंसिक एविडेंस थे। तो ऐसी पचासों चीज़ हैं जिसमें ये सारे आरोपी बनाए जाने चाहिए। देखिए, जेसीबी से रिजॉर्ट तोड़ना एक साक्ष्य को मिटाना है, और वो कानून की नज़र में एक अपराध होता है। अगर राज्य सरकार इनको आरोपी नहीं बनाएगी तो कोर्ट में हम पिटीशन में
ये मांग करेंगे कि रेणु बिष्ट को भी इसमें आरोपी बनाया जाए। एम्स की जो वो वहाँ पे टीम थी उसमें गायनेकोलॉजिस्ट क्यों नहीं था, ये भी हम कोर्ट में डालेंगे कि वो कोर्ट पूछे इनसे कि उसमें गायनेकोलॉजिस्ट क्यों नहीं था, पुलिस रिमांड में क्यों नहीं लिया गया गिरफ्तारी के बाद। ये सारे सवाल अब कोर्ट के माध्यम से हम पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब पत्रकार के रूप में हम पूछ रहे हैं तो हमें सही जवाब नहीं मिल रहा है। ऊपर से धमकी दी जाती है कि कोई अनर्गल खबरें चलाई जाएंगी, कोई हमारे खिलाफ खबरें चलाई जाएगी तो हम मुकदमा कर देंगे। तो कर दीजिए आप मुकदमा, भैया आपके मुकदमे से अगर हमें डरना होता तो हम ये मामला ही क्यों उठाते। हम तो कफन बांध के इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि बेटियां तो पूरे समाज की हैं, केवल उत्तराखंड का ही सवाल नहीं है ये। आज आपने देखा होगा कि टिकैत जी भी यहाँ आए थे, तो बेटियां तो सबकी हैं, पूरे दुनिया में बेटियां हैं। और जब बेटी ही नहीं रहेंगी तो माँ बहनें कोई नहीं रहेगा, समाज ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो ऐसा अपराध है कि इसमें कोई माफ़ नहीं करेगा। और अगर राज्य सरकार सोचती है कि लोग भूल जाएंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। न्याय के लिए चाहे जो भी होगा कोर्ट से मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो जनता सड़कों पे उतरेगी। यही अंतिम रास्ता रह जाएगा लोकतंत्र में। और आपने खासतौर पे उस इलाके की बहुत सारी रिपोर्टें ऐसी दिखाई हैं जिसमें सैकड़ों रिजॉर्ट ऐसे हैं जो अवैध चल रहे हैं नदियों के किनारे, उसमें बहुत ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो अनलीगल हैं। उसी रिजॉर्ट पे क्यों जेसीबी चला गया, अन्य जो अनलीगल हैं उन पे क्यों अभी तक कुछ नहीं? देखिए, केवल उसी इलाके में नहीं, आप अगर जैसे आपका नाम है केदारखंड एक्सप्रेस, अगर गुप्तकाशी के आसपास बात करें, केदारनाथ में तमाम जगह बात करें, कुमाऊं में मुक्तेश्वर की बात करें, जगह जगह बाहर के लोगों ने हमारे लोगों की ज़मीनें ले ली हैं सस्ती कीमत पे, और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वो पैसा दे के 2-4 लाख रुपए में हमारी ज़मीन ले लेते हैं। उसके बाद ये रिजॉर्ट बनाते हैं। देखिए, रिजॉर्ट बनाने का जो कारोबार है वो बेसिकली तो मुझे लगता है कि अय्यासी के अड्डे के अलावा कुछ नहीं है। ये शराब और सेक्स का ये कारोबार यहाँ पे कराते हैं, और इसमें संलिप्तता रहती है राजस्व प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की। इनकी मिली भगत के बगैर तो ये कर नहीं सकते। ये लोग इससे कमाई करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे पत्रकार भाई लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि वो एक्सपोज करें इन्हें, जगह जगह इनका खुलासा करें कि इस तरह से अवैध कारोबार यहाँ चल रहे हैं, तभी खुलासा होगा। देखिए, लोकतंत्र में अब पत्रकारिता ही एकमात्र तरीका बच गया है, देखिए, जहाँ से हम लोग खुलासा कर सकते हैं या कानून की शरण में जा सकते हैं। तो अब आप जैसे पत्रकार हैं तो आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर कुछ खुलासे मैंने किए तो अब आप कुछ आप भी करिए, तो तब कुछ हो पाए। बिल्कुल। ये थे आशुतोष नेगी जी, और इस वक्त हम अंकिता भंडारी के घर पे मौजूद हैं। और आज यहाँ पे जो अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, वो भी यहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने भी इस लड़ाई में साथ देने की बात कही है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा किसान आंदोलन लड़ा है और उस आंदोलन के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था। अगर इस तरह के लोग अगर यहाँ पे आते, निश्चित ही जो अंकिता हत्याकांड की जो अब आंदोलन चल रहा है उसमें एक बड़ा बल मिलेगा। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ। एक नई रिपोर्ट में आपके बीच फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।